हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हम आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में इंडियन एग्रीकल्चर का पार्ट वन कवर किया था, जिसमें हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और लैंड होल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्ड फ्रेगमेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था। और आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए कि एग्रीकल्चर में आगे क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को कवर अप करेंगे। हमने सारे टॉपिक्स को ब्रीफ में कवर अप किया है और आप इनको डिटेल में अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन मटेरियल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में कवर कर दिया ताकि आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और उन चीज़ों से आप क्या समझ सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी क्लासेस में जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो अच्छे से समझ में आती हैं। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आइए बिना डिले किए हुए इंडियन एग्रीकल्चर पार्ट टू को कंटिन्यू करते हैं। सो एग्रीकल्चर इज द मेजर contributor to India's economy and accounts for about 18% of the country's GDP. It provides employment to nearly 50% of India's population. So हमने ये प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर जो है वो एक तरह से एक बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा कंट्री की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो भी एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है। Rapid advancements in technology are revolutionizing the agriculture sector in India, but the domain still faces several challenges that impacts its productivity and sustainability. So आइए इन challenges को देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से challenges हैं जो इतनी advancement होने के बाद भी इंडिया को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती हैं उनकी वजह से देर इज लॉट ऑफ इनसफिशिएंसीज, जिसकी वजह से फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस हो जाती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे पोर्शंस ऑफ लैंड है तो आप बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा बट रिटर्न उससे बहुत कम होगा, क्योंकि आपकी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। इट्स नॉट बल्क एंड लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड जहाँ पर आप उन टेक्नोलॉजी को एक बार में यूज़ कर सकते हो। सो इट बिकम्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। नेक्स्ट है आपका वाटर स्कैसिटी। अब वाटर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि इरिगेशन जो नेटवर्क्स हैं उसमें वाटर स्कैसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। या तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी एक्सेसिव, जिसकी वजह से क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, या तो फिर वो टोटली जो है आपका ड्राई हो जाता है, ड्रॉट एरिया हो जाता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से भी क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और इन चीज़ों से बचने के लिए अगर वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है अंडरग्राउंड से तो वो भी ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स जो हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। सो वाटर स्कैसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट आपका आता है लो प्रोडक्टिविटी। Productivity levels in Indian market are lower compared to global standards due to factors like outdated farming techniques, inadequate infrastructure, and limited access to credit and market information. अब इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी लो है। उसका रीज़न जो है वो है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के थ्रू जब कंपेयर करते हैं तो जो हमारी फार्मिंग की टेक्निक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं। एग्रीकल्चर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर नहीं है, इनएडवोकेट है, और क्रेडिट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, और मार्केट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है लोगों के पास कि हम कैसे उस क्रेडिट को ले सकते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवा सकते हैं, नई फार्मिंग टेक्निक्स को ले सकते हैं। ये इन सारी चीज़ों की लैक की वजह से ही इंडियन एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है मार्केट रिस्क। अब फार्मर्स ज़्यादातर ये एक मार्केट रिस्क को फेस करते हैं जहाँ पर उनका जो गुड है वो ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस से एक तो जब कंपेयर होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मार्केट इंटेलिजेंस की भी लैक होती है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसी फैसिलिटीज़ की भी लिमिटेड एक्सेस होती है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो प्रोड्यूस है वो कभी कभी ख़राब होने लगता है। उनके पास स्टोरेज के लिए चीज़ें नहीं होती या फिर मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है फार्मर्स के लिए और ये उनकी इनकम्स को डिक्लाइन कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को आज हम
अपने आंखों के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहा है। या तो एक्सेसिव रेनफॉल्स होती हैं या टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट वेदर चेंज इवेंट्स हो रहे होते हैं। और आप अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हैं कितनी जगहों पे जो रिवर्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से कुछ जगहों पे एक्सेसिव रेनफॉल, जैसे अभी आप दुबई का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे कितनी एक्सेसिव रेनफॉल हुई है कि ऑलमोस्ट दुबई ड्राउन कर रहा है उसमें। एंड कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर टोटल रेनफॉल जो है वो बंद हो चुकी है, इतना ज़्यादा ड्रॉट है कि नदियाँ भी सूख गई हैं। सो क्लाइमेट चेंज इज पोजिंग अ वेरी बिग थ्रेट नॉट जस्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर बट इन टू ग्लोबल एग्रीकल्चर एज वेल। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज के बारे में। तो इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने बहुत तरह की पॉलिसीज एंड स्कीम्स को प्रोवाइड किया है ताकि वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, फूड सिक्योरिटी दे सके और साथ में जो फार्मर्स की इनकम है उसको भी बढ़ाया जा सके। इसके लिए उन्होंने एमएसपी जैसे टूल्स को यूज किया है, जो कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फॉर मेजर क्रॉप्स। यहाँ पे क्रॉप की इंश्योरेंस स्कीम्स भी हैं कि अगर क्रॉप्स आपके नेचुरल कैलामिटीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वहां पर भी उनके जो लॉसेस हैं उनको कवर अप किया जा सके। फार्मर्स को सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अच्छे फर्टिलाइजर्स और सीड्स में इन्वेस्ट कर सके। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो कम पानी में ज़्यादा खेती कर सके। इस तरह के इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी प्रोवाइड की जाती हैं मनरेगा जैसी स्कीम्स के थ्रू, ताकि जो रूरल पीपल हैं उनके लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी रहे कि हाँ, उनके अगर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको इनकम मिल रही है, बट अगर किसी वजह से उनके जो क्रॉप्स हैं वो फेलियर हो जाते हैं तो मनरेगा की स्कीम के तहत उनको उनके अकाउंट्स में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइस दिया जाता है ताकि वो अपनी बेसिक सब्सिस्टेंस को पूरा कर सकें। रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें आप देख सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी मॉडर्नाइज हुआ है। जैसे आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का सेटअप हुआ है जो कि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। There is also a growing emphasis on promoting organic farming, sustainable agricultural practices, and agri-tech startups to address challenges of productivity, resource conservation, and market access. यानी कि जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे प्रमोट किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है ताकि हम प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकें, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी कंजर्व कर सकें ताकि वो ओवर एग्जॉस्ट ना हो जाए, और साथ में एक बेटर मार्केट एक्सेस हो ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो भी इम्प्रूव कर सके। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये दोनों ही चीज़ें हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट डालती हैं। बट इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो थ्रेट इंडियन एग्रीकल्चर को है वो है एराटिक रेनफॉल्स। या तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। टेम्परेचर वेरिएशंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर के जो वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि अब जो टेम्परेचर है वो फ्रीक्वेंट ईयर्स के कंपैरिजन में हर साल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। देयर इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड चेंजेस इन द पेस्ट एंड डिजीज डायनेमिक्स। और जो आपके पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उनमें भी आप देखें तो जो पेस्ट्स हैं, जो डिजीजेस हैं, वो अपने आप को एक तरह से मॉडिफाई करती रहती है। तो आप जितने भी पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो या फिर डायनेमिक्स यूज कर रहे हो डिजीजेस को रोकने के लिए, वो क्या हो रहे हैं, म्यूटेट होकर के और भी ज़्यादा एनहांस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है या प्रीवियस पेस्टिसाइड्स है वो अब वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए भी आपको कंटिन्यूअसली नए चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं ताकि आप उनको एक्टिवेट कर सको। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स आई हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एम करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए ताकि एफिशिएंट वाटर का यूज हो सके, जो सॉइल की हेल्थ है उसको मैनेज किया जा सके और साथ में एग्रीकल्चर का कंजर्वेशन भी हो सके। नेक्स्ट आपका आता है परंपरागत कृषि विकास योजना। यानी कि अब जैसे परंपरागत कृषि विकास है तो ये अपने नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि जो ओरिजिनल यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस जो हुआ करती थी, जो पुराने टाइम की प्रैक्टिसेस थी जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ही नहीं होता था, उसको फिर से करें।
यानी कि वो फिर से उसी तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ में आना चाहिए, बिकॉज़ इस तरह की फार्मिंग सॉइल की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है और साथ में क्लाइमेट चेंज में भी रेजिलियंस को प्रोवाइड करती है। इससे जो उसका इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो भी रिड्यूस होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होती हैं क्योंकि केमिकल्स का यूज़ जो है वो बहुत कम होता है फार्मिंग में। नेक्स्ट आपका वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन एफिशिएंसी। अब आज के टाइम पे इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है वाटर स्कैसिटी को लेकर के, जिससे इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो है वो एफिशिएंट उतनी नहीं हो पा रही हैं। ग्राउंड वाटर का जहाँ पे यूज़ किया जाता है उनकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जो वाटर पोल्यूशन है वो तो आप देख ही सकते हैं कि चाहे आपकी जितनी भी रिवर्स हो, हम कितना भी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, और इसमें हमें आगे और भी स्टेप्स लेने हैं ताकि वाटर को क्लीन किया जा सके। और ये इंडियन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा ड्रॉबैक फेस करती है कि वाटर जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो पानी में ही बहाया जाता है। अब इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लेकर आई है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये फोकस करती है वाटर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में, ताकि जो इरिगेशन का कवरेज है वो बढ़ाया जा सके, और साथ में एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है उसको प्रमोट किया जा सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि जैसे आपके स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन जैसी जो टेक्नोलॉजीज है उनका यूज किया जाता है, जिन्हें माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी मदद से क्रॉप्स में जो वाटर का कंजम्पशन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, और क्रॉप्स की जो ग्रोइंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फार्मर्स की इनकम को हम कैसे डबल कर सकते हैं, डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा इनएडवोकेट और अनस्टेबल सोर्स है फार्मर की जो इनकम है उसके लिए, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस एंड रूरल माइग्रेशन होता है, क्योंकि इनकम नहीं होती है तो रूरल पीपल माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में जाते हैं जॉब्स की तलाश में कि कुछ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर इनकम है या हाउस होल्ड्स हैं वहाँ की जो इनकम है वो बहुत कम है, और वहाँ से लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लाई हैं वो है जैसे कृषि संचय योजना। ये एम करती है वाटर यूज को एफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि क्रॉप्स की जो ईल्ड है उनको बढ़ाया जा सके, और अल्टीमेटली ईल्ड बढ़ेगी तो फार्मर की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ एक वाटर का सस्टेनेबल यूज भी होगा और इरिगेशन प्रैक्टिसेस भी इम्प्रूव हो जाएंगी। इससे अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होता है, फार्मर की जो इनकम है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये स्कीम जो है वो इनकम प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, जिनमें 6,000 रुपये उनको साल में मिलते हैं, वो भी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कीम दी जाती है कि इतना अमाउंट उन्हें हर साल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। अब इंडियन एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है, जिसकी एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट है और मार्केट इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा नहीं अवेलेबल है, और इनएडुकेट सपोर्ट है फॉर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक बहुत मेजर इशू है, अगर इसको इम्प्रूव करते हैं तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी है वो डेफिनेटली ऊपर जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की हैं वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि प्रमोट करती है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, उसमें इनोवेशन प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है ताकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग जो कि आपका स्टोरेज है, एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट्स, यानी कि वो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब अगर किसी भी वजह से फार्मर्स का क्रॉप फेलियर हो जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए नेचुरल कैलामिटीज की वजह से फार्मर्स का जितना भी प्रोड्यूस है वो एक तरह से फेलियर हो गया, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है फार्मर्स को, ताकि उनका जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। और ये तभी हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, तो अल्टीमेटली जो रिस्क है वो भी रिड्यूस होता है, प्रोडक्टिविटी यील्ड होती है, और फेलियर के चांसेस में उनका जो लॉस है वो भी कम हो जाता है।
नेक्स्ट आपका आता है मार्केट रिफॉर्म्स एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पर इशू क्या है, फार्मर्स की जो इनकम है एक तो वो कम है, और ये कम क्यों है, क्योंकि वो फेस करते हैं प्राइस वॉलेटिलिटी। क्योंकि फार्मर्स को उनका प्रोड्यूस मार्केट में बेचना है, बट अगर उनको राइट प्राइस ही नहीं मिल रहा तो फिर वो कैसे बेचेंगे। वो पता चला जितने में अपना प्रोड्यूस बेचते हैं उन्हें खुद के कंजम्पशन के लिए उससे ज़्यादा महंगे पे अगर खरीदना पड़ जाए तो फिर उनका प्रोड्यूस जो है वो तो लॉसेस में जा रहा है। तो वो ये चीज़ें ना फेस करें, मार्केट में उनको एक प्राइस स्टेबिलिटी मिले, इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा क्या इश्यूज होते हैं, मार्केट के रिस्क होते हैं अलग अलग तरह के, लैक ऑफ एक्सेस टू रेम्यूनरेटिव मार्केट्स फॉर देयर प्रोड्यूस। अब उनको एक प्रॉपर मार्केट ही नहीं मिल रही है कि अपने प्रोड्यूस को वो बेचेगा, स्टोरेज भी नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में राइट प्राइस नहीं मिल रहा है उनको गुड्स के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबलाइजेशन को डेवलप कर देता है फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की है, उन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एम करती है टू क्रिएट यूनिफाइड मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज बाय लिंकिंग एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज थ्रू एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब एपीएमसीज क्या है, ये आपकी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये मंडीज में ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू लिंक किया जाता है ताकि जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है वो वहाँ पर प्रोवाइड एक तरह से एक्सचेंज किया जा सके राइट प्राइजेस के तहत। नेक्स्ट है आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम्स लाइक एमएसपी ऑपरेशंस। तो गवर्नमेंट एक प्रोक्योरमेंट प्राइस को एस्टैब्लिश करती है जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, ताकि वो एक प्राइस सपोर्ट फार्मर्स को दे सके, ताकि वो मार्केट के जो प्राइजेस है उनको स्टेबलाइज कर सके, ताकि फार्मर्स को कोई मैन्युपुलेट ना कर सके कि उनका प्रोड्यूस जो है वो बहुत सस्ते में ले लिया गया फिर मार्केट में एकदम एक्सेसिव प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, कि वो बेचारा फार्मर खुद भी अपना प्रोड्यूस मार्केट से परचेज नहीं कर सकता आफ्टर सेलिंग। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी जैसे टूल्स का यूज़ करती है ताकि फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में कहीं भी कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी तक मैंने कवर नहीं किया है और आप उस चीज़ को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स को भी कवर अप कर लूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।